हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 4। आज के दिन बेटा हम लोग जो भी पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत हमारा छूटा है पोर्शन माइनर माइनर सा, वो हम लोग आज कंप्लीट करें। ठीक है, ध्यान देना। यूनिट 1 थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमारा लास्ट में जो 3 क्वेश्चंस थे वो नहीं हुए थे, वो मैं आप लोगों को भी कंप्लीट कराऊंगा। बहुत आसान है बेटा, प्लीज ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है द प्राइस इंडेक्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए इन ईयर 2012, बेस ईयर 2000, ठीक है, was 116.1। ठीक है, द प्राइस इंडेक्स फॉर कंट्रीज ए इंपोर्ट was 120.2, बेस ईयर अगेन 2000। तो इन क्वेश्चन पूछते हैं इन फिगर्स का मतलब क्या। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है इंडेक्स निकालना है आपको इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री ए, और आपको इंटरप्रेट करना है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन। सबसे पहले फिगर्स का मतलब क्या होता है। फिगर का मतलब मैं आपको बताता हूँ। 2000 ईयर बेस ईयर है, उस बेस ईयर में मान लो 100 था, और अब 2012 में ये हो गया 116.1, यानी देयर इज इंक्रीज ऑफ 16.1% इन इंपोर्ट प्राइसेस, सॉरी एक्सपोर्ट प्राइसेस। यानी अगर कोई 100 रुपए की चीज हम 2000 में एक्सपोर्ट करते थे, आज वो 2012 में 116.1 की हो गई। किसी 2000 ईयर 2000 में हम अगर 100 रुपए की चीज इंपोर्ट करते थे, तो आज वो 120.2 की हो गई है। आई होप आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये फिगर का मतलब ये यहाँ लिखा हुआ भी है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, इट्स एक्सपोर्ट प्राइसेस वेर 16.1% अबाउट 2000 बेस प्राइस, और जैसे इंपोर्ट का दिया हुआ है वो 20.2% अबव है। नेगेटिव नहीं है ना फिगर, फिगर पॉजिटिव, यानी 100 बेस ईयर था उससे ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या पूछा है, इंडेक्स निकालना इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस कंट्री का इंडेक्स निकालना, इंडेक्स बड़ा आसान है, प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस इंडेक्स फॉर इंपोर्ट इनटू 100। टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100, 96.6 आता है। मतलब ये 100 से कम है, मतलब एक्सपोर्ट हमारे यहाँ सस्ता हो रहा है, तो एक्सपोर्ट सस्ता और इंपोर्ट महंगा है, ये समझना। ठीक है, अब देखना, तो कितने परसेंट से महंगा है, 3.4% से। टर्म्स ऑफ ट्रेड रेशियो आप निकाल सकते हो फॉर द प्राइस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट कमोडिटी, और ये कंट्री ए का एक्सपोर्ट 3.4% से एक्सचेंज फ्यूअर यूनिट्स ऑफ इंपोर्ट देन इन द बेस ईयर। 3.5%, 3.4% का यहाँ चेंज है, रेशियो है, टर्म्स ऑफ ट्रेड रेशियो यहाँ पे निकल के आता है कंपेयर टू बेस ईयर। ठीक है, बहुत ज्यादा काम का नहीं है, वैसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम है, लेकिन सिंपल है बेटा। ट्रेड रेशियो आप निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट डिवाइड बाय। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग वीडियो में भी, लेकिन एक बार मैं कराऊंगा। टेबल below shows that number of labor hours required to produce wheat and cloth in two countries। एक यूनिट व्हीट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, सॉरी, एक यूनिट क्लॉथ बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं कंट्री एक्स को। एक यूनिट क्लॉथ बनाने के लिए 1 घंटा लगता है कंट्री वाई को। एक यूनिट व्हीट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं कंट्री एक्स को। एक यूनिट व्हीट बनाने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं कंट्री वाई को। सबसे पहले हमको कंपेयर करना है बोथ कंट्री की इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ध्यान देना। सबसे पहले कंपैरिजन में निकाला मैंने कंट्री एक्स कंट्री वाई, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यूनिट ऑफ क्लॉथ पर आवर। 1 घंटे में आप कितने यूनिट बनाओगे, तो भैया आपको 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, तो 1/4 यानी 0.25 यूनिट, पाव यूनिट आप बना लेते हो 1 घंटे के अंदर। वैसे ही 2/1, सॉरी 1/2, ये देखिए 1/4, 1/2, 1/1, 1/2.5। सिंपल। ये सब जब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये निकल के आता। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने अभी तक जो क्वेश्चन में दिया था उसमें दिया था कि इतने घंटे लगते हैं यूनिट बनाने के लिए, यानी जो क्वेश्चन का डेटा था वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स था।
अब जो मैं आपको डेटा यहाँ बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ आवर्स है कि पर आवर आप कितना मैन्युफैक्चर करते हो, तो वो हमने निकाल लिया कि भैया पर आवर हम 0.25 क्लॉथ बना लेते हैं, पर आवर हम 0.5 वीट बना लेते हैं। कंट्री वाई के बारे में बात करें तो पर आवर हम 1 वीट क्लॉथ बनाते हैं, पर आवर हम 0.4 वीट बनाते हैं। तो अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज और उसकी बात करें तो कंट्री एक्स को एब्सोल्यूट एडवांटेज वीट बनाने में, क्योंकि देखिए कंपेयर कीजिए, अब क्लॉथ की बात कर लो पहले। कंट्री एक्स जो है पाव क्लॉथ बनाता है 1 घंटे में और कंट्री वाई एक क्लॉथ बना लेता है, तो कंट्री वाई ने क्या बनाना चाहिए, क्लॉथ बनाना चाहिए, उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्लॉथ बनाने में। वीट की बात करें तो कंट्री एक्स 0.5 वीट बना लेता है 1 घंटे में और कंट्री वाई 0.4 वीट बनाता है, तो कंट्री एक्स को एब्सोल्यूट एडवांटेज है वीट बनाने में। बस यही चीज यहाँ पे लिखी। और अगर कंट्री एक्स को एब्सोल्यूट एडवांटेज का है में वीट बनाने में, और अगर वो वीट बनाता है जिसमें उसको एडवांटेज है, तो 1 घंटा वीट बनाने के लिए उसको कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएंगी। सर 1 घंटा अगर वीट बनाएगा तो 1 घंटा फिर क्लॉथ नहीं बना पाएगा, तो 0.25 क्लॉथ इज द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसिंग 0.5 यूनिट ऑफ वीट इन टर्म्स ऑफ कंट्री एक्स। और वैसे ही 0.4 यूनिट्स ऑफ वीट is the opportunity for producing 1 unit of cloth in country Y। बस सिंपल ये यहाँ पे लिखा, बहुत आसान था बेटा। चलिए आगे चलते, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये सारे इसके आंसर हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन भी, दो कंट्री है, एक का नाम है रोजलैंड, एक का नाम है डेजीलैंड, और उनके पास दोनों के पास टोटल मिला के 4000 घंटे हैं, ठीक है। ईच लेबर अवेलेबल ईच डे टू प्रोड्यूस शर्ट एंड ट्राउजर, उनको शर्ट भी बनाने हैं ट्राउजर भी बनाना है और उनके पास 4000 घंटे हैं। लेकिन दोनों कंट्रीज यूज इक्वल नंबर ऑफ आवर्स ऑन ईच गुड्स ईच डे। यानी अगर मैं बात करूं रोजलैंड की, तो ये रोजलैंड के पास जो 4000 आवर्स हैं, इसमें वो इक्वल नंबर ऑफ आवर्स यूज करेंगे, 2000 आवर्स 2000 आवर्स काय के लिए, 2000 आवर्स के शर्ट बनाएंगे और 2000 आवर्स के ट्राउजर्स बनाएंगे। और सेम काम करेगा डेजीलैंड, ठीक है, दोनों एक ही काम करने, लेकिन इनका डेटा थोड़ा अलग है। डेटा कुछ यूं कहता है, रोजलैंड प्रोड्यूसेस 800 शर्ट्स एंड 500 ट्राउजर्स पर डे, ठीक है, निकालो गुड्स प्रोड्यूस्ड शर्ट्स ट्राउजर्स। रोजलैंड कितना करता है 800 500, वैसे ही डेजीलैंड कितना करता है 500 250। अब ये सब जो ये बना रहे हैं ये 2000 आवर्स में बना रहे हैं, यानी शर्ट के लिए रोजलैंड के पास 2000 आवर्स है और डेजीलैंड के पास भी 2000 आवर्स है और ट्राउजर्स के लिए भी दोनों के पास 2000 आवर्स है। अब आप पर आवर निकालिए, बड़ा आसान है, 800 डिवाइड बाय 2000, या सॉरी 2000 डिवाइड बाय 800, सॉरी 2000 डिवाइड बाय 800। 2000 घंटों में आप 800 शर्ट बनाते हैं, तो एक शर्ट बनाने को टाइम लगा 2.5 आवर्स। आपको बात समझ में आ गई होगी। ये देखिए, तो ये हमने कैलकुलेशन किया। अब मुझे बताओ किसको क्या बनाना चाहिए। सर 1 घंटे में रोजलैंड 2.5 शर्ट बनाता है, डेजीलैंड 4 शर्ट बनाता है, तो डेजीलैंड ने क्या बनाना चाहिए। और ट्राउजर्स की बात करें तो भी सर डेजीलैंड फायदे के अंदर है, देख लो आप, ठीक है। रोजलैंड प्रोड्यूसेस बोथ गुड्स इन लेस टाइम, इट हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ शर्ट एंड ट्राउजर, बोथ गुड्स। देखिए रोजलैंड की अगर बात करें, यहाँ पे सॉरी टाइम जिसका कम लगेगा वो देखा जाएगा, क्योंकि हमने टाइम के हिसाब से निकाला, हमने पर यूनिट निकाला है, हमने पर आवर नहीं निकाला। पिछले क्वेश्चन में हमने पर आवर निकाला था, ठीक है, ध्यान देना। यानी 1 आवर में नंबर ऑफ आवर स्पेंड फॉर 1 यूनिट, यानी 2.5 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगेगा और यहाँ 4 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो रोजलैंड यहाँ पे 2.5 घंटे में सॉरी 1 घंटे में 2.5 शर्ट बना रहा है। आप समझना बात, 2.5 आवर्स लगते, सॉरी 1 मिनट, ये क्वेश्चन पिछले के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम देखें नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड पर यूनिट, यानी शर्ट एक शर्ट बनेगा
और उसके लिए 2.5 घंटे लगेंगे, और डेजी को 4 आवर्स लगेंगे एक शर्ट बनाने के लिए। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज देखें तो रोजलैंड को ही है, ठीक है। अब ट्राउजर्स की अगर बात करें तो इसको 4 आवर्स लगेंगे 1 ट्राउजर बनाने में, और 8 आवर्स लगेंगे डेजी लैंड को 1 ट्राउजर बनाने में। तो अगर मैं एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करूं तो दोनों ही केस में रोजलैंड को एब्सोल्यूट एडवांटेज। लेकिन अगर कंपैरेटिव एडवांटेज की बात किया जाए तो हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों काम दोनों कंट्री नहीं कर सकते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रोजलैंड की बात कर लेते हैं। अगर रोजलैंड शर्ट बनाता है, ठीक है, तो वो 2.5 घंटे में एक शर्ट बनाता है और 4 घंटे में एक ट्राउजर बनाता है, ठीक है। तो 2.5 डिवाइड बाय 4, 2.5 डिवाइड बाय 4 जैसे ही करेंगे तो हमको मिलेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ शर्ट, यानी कि एक शर्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.625 ट्राउजर। इफ 4 आवर्स आर यूज्ड, अब हम कंपैरेटिव देख रहे हैं, अगर हम 4 घंटे यूज करते हैं एक ट्राउजर में, ट्राउजर गिवन अप इन 2.5 आवर्स आर 0.625 ट्राउजर। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई शर्ट की। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्राउजर अगर हम बनाते हैं तो बड़ा आसान है, 4 डिवाइड बाय 2.5, यानी ये आएगा 1.6। यानी अगर हम शर्ट ना बना के बच्चों ट्राउजर बना लेते हैं तो वो ट्राउजर के समय में यानी 4 घंटों में आप 1.6 शर्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर रोजलैंड की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्राउजर 1.6 शर्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शर्ट 0.625 ट्राउजर। वैसे ही डेजी लैंड के लिए भी निकालो तो आंसर आएगा 0.5 एंड 0.2 शर्ट, ठीक है। शर्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.5 ट्राउजर है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्राउजर बनाने की 2 शर्ट है। अब आप देखना यहाँ पे रोजलैंड की बात कर, रोजलैंड और डेजीलैंड में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शर्ट आप कंपेयर कीजिए। रोजलैंड अगर शर्ट बनाता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.625 ट्राउजर। वही डेजीलैंड अगर शर्ट बनाता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.5 ट्राउजर है। तो बेटा कम किसकी है सर? डेजीलैंड के शर्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, यानी डेजीलैंड को शर्ट बनाने में कंपेयर टू रोजलैंड एडवांटेज है। डेजीलैंड हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो डेजीलैंड को कंपैरेटिव एडवांटेज है कंपेयर टू रोजलैंड शर्ट बनाने में। वैसे ही ट्राउजर का देख लो, रोजलैंड को ट्राउजर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है 1.6 शर्ट, लेकिन डेजीलैंड को 2 शर्ट। तो रोजलैंड को अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिव एडवांटेज है ट्राउजर बनाने में कंपेयर टू डेजीलैंड। आई होप आपको बात समझ, ठीक है। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया जो हमारा छोटा था। सेकेंड यूनिट के अंदर हमारा ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो कवर नहीं किया गया है। थर्ड यूनिट के अंदर एक ये पार्ट है WTO के 6 की ऑब्जेक्टिव्स। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मेरी बात प्लीज ध्यान रखना, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में। 6 की ऑब्जेक्ट बहुत आसान है, वैसे भी ये पूरा थियोरेटिकल है। कुछ 6 की ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं WTO के, इसके अंदर से 3 से 4 आपको एज इट इज याद होने चाहिए। WTO के क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों WTO बनाया गया, ठीक है, ध्यान देना। टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स सेट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए बनाया गया है। टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, एक फोरम है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड आसान हो उसके लिए फर्दर कुछ तो भी मॉनिटरिंग करना, निगोशिएट करना, टर्म्स बार बार, इसके लिए बना है। ट्रेड डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए बना है, बड़ा सिंपल पॉइंट है। टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी के लिए भी बनाया गया है। टू कोऑपरेट विद अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन
ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे कोऑर्डिनेशन भी रहे, कोऑपरेशन भी रहे, इसके लिए डब्ल्यूटीओ बनाया गया है। एंड लास्ट, हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। बेटा डेवलप कंट्रीज को तो ऑलरेडी ट्रेड में फायदा रहता है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी फायदा मिलना चाहिए, इसके लिए ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम से, इसके लिए भी डब्ल्यूटीओ बनाया गया। हालांकि ये सब होता नहीं है लेकिन बनाया गया। आई बात समझ में? चलिए एक और चीज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद एक और चीज थी जो बेसिकली इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। 25 ईयर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ अचीवमेंट्स एंड कंसर्न। 25 साल में डब्ल्यूटीओ ने क्या अचीव किया और क्या क्या उसके कंसर्न्स हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। बेटा इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, ये टोटल डेटा बेस्ड चीज है। मतलब ये हुआ है 25 साल में, तो इसको आप पढ़ लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंस नहीं है इसका, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये सिर्फ डेटा है जो दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कंसर्न बताऊंगा। इश्यूज, इतने साल के बाद भी अभी भी कुछ इशू अनसॉल्व है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और जो कंसर्न है इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब अगर कुछ इश्यूज पे क्वेश्चन आए तो ये लिख दीजिए, अगर कंसर्न पे क्वेश्चन आए जो डेवलपिंग कंट्रीज ने उठाए तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इनमें से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे हैं, ठीक है। और लास्ट में समरी ऑफ एग्रीमेंट। तो ये सारे एग्रीमेंट उरुग्वे राउंड के अंदर हुए थे, एग्रीमेंट के नाम है, पढ़ो ठीक नहीं पढ़ो ठीक, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं आपको कंसर्न्स बताता हूँ। ये देखिए जो इश्यूज है, इशू बोलो कंसर्न बोलो, ये जरा आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ मल्टीलैटरल निगोशिएशन ऑन ट्रेड लिबरलाइजेशन इज वेरी स्लो। ये जो ट्रेड लिबरलाइजेशन निगोशिएशन है, इसका प्रोग्रेस जो है बहुत ज्यादा स्लो है और बहुत ज्यादा रिजिडिटी भी क्रिएट करता है सिस्टम के अंदर। इस कारण से एज अ रिजल्ट कंट्रीज फाइंड रीजनलिज्म एज प्लॉजिबल अल्टरनेटिव। रीजनलिज्म मतलब आपस में अपनी रीजन वाइज ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज है वो अपने रीजन की, गल्फ कंट्रीज है वो अपने रीजन की। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रीजनल एग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटीज एंड मुर्कीनेस इन ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। यानी मुर्कीनेस मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना, या फिर होगा रिजिडिटी जिसको हम बोल सकते हैं। ये यहाँ पे उनकी रीजनल, देखो क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है, सबके साथ एक जैसा एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब पूरे जितने भी कंट्रीज है, मान लो 200 कंट्रीज, तो उनके साथ सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ कंट्रीज अपनी रीजनल एग्रीमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज, आसियान कंट्रीज, आप गल्फ कंट्रीज, इन्होंने अपनी रीजन की एग्रीमेंट बना ली 10-15 कंट्रीज मिलके। अब ये रीजनल एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट को कॉन्फ्लिक्ट करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो इसके अंदर बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाता है, ठीक है। तीसरा, multilateral efforts have effectively reduced tariff on industrial goods. The achievement in liberalizing trade in agriculture, textile and apparel and in many other areas has been negligible. ये अभी भी ठीक से नहीं हुआ। The negotiations such as Doha development round have run into many problems and their definite success is doubtful. या दोहा राउंड के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए, तो अब उसका सक्सेस डाउटफुल। मोस्ट कंट्री पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज डिससेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि जो उरुग्वे राउंड के अंदर प्रॉमिस किए गए थे वो ग्लोबल ट्रेड बढ़ाने के लिए, वो अभी तक इफेक्ट में नहीं लाए, ठीक है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा फर्क पड़ता है, डेवलप्ड कंट्री को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज ने कुछ ये इश्यूज उठाए हैं, तो उसके बारे में 4-5 इशू आप ध्यान रखिए। Developing countries contend that real expansion of trade in 3 key area, agriculture, textile और service, ये अभी तक डिसमल यानी नहीं के बराबर हुआ। Protectionism and lack of willingness among developed countries to provide market access on multilateral basis has driven many developing countries to seek regional alternatives. Developed country चाहते ही नहीं है कि ये developing countries आगे बढ़े, तो वो क्या करते हैं, वो इनको अवॉइड करते हैं। अब अवॉइड करने के कारण ये रीजन वालों को आपस में कुछ देखना पड़ेगा, तो ये क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं। इस कारण से इनकी रीजनल ऑल्टरनेटिव, मतलब रीजन वाले को प्रेफरेंस देंगे, ये इनका शुरू हो जाए, ठीक है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आप आगे अगली यूनिट में पढ़ोगे। और वही दोहा राउंड के अभी तक आपने इंप्लीमेंट नहीं किए, अगेन फिर से हो गया। नॉर्थ साउथ डिवाइड है डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल मीट्स के अंदर, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्थ साउथ डिवाइड मतलब नॉर्थ वाले अलग चलते, साउथ वाले अलग चलते, दोनों की कुछ आपस में बनती नहीं है।
नॉर्थ साउथ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वाले डिवाइड है। डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उनको एक्सेप्शनली हाई टैरिफ लगाए जाते कुछ प्रोडक्ट्स पे, और उसके कारण उनका जो वाइटल डेवलपमेंट है, एक्सपोर्ट है, वो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, फिश प्रोडक्ट, इन पे बड़े हाई टैरिफ हैं, ठीक है। और एक और इशू है टैरिफ एस्केलेशन। टैरिफ एस्केलेशन आपने पढ़ा है, पर इंपोर्टिंग कंट्री प्रोटेक्ट्स अपनी खुद की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके रॉ मटेरियल्स पे टैरिफ एस्केलेशन लग जाता है ना, उसको हाइक कर दिया जाता है। तो ये इतने सारे जो है, ये सब आप लोग पढ़ना है, पढ़ सकते हो, बहुत रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट पॉइंट में तो डेटाज दिए हुए हैं, तो इसीलिए 3-4 पॉइंट आप ध्यान में रखिए, बाकी ज़्यादा ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इतने सब पॉइंट याद नहीं रहेंगे। 3-4 पॉइंट आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए, ये तो आपको पढ़ा दिया था। हाँ, एक ही करेंसी एक्सचेंज वाला, ये भी आप लोग देख चुके हो। हाँ, यहाँ से आपको देखना बाकी है, ये जो आपने पढ़ा था ये सारी चीज़ें, इसका सब एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। और एक्सचेंज रेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊँ। अब समझो बात, ये जो एक्सचेंज रेट रिजीम है, कौन सा आदमी क्या एक्सचेंज रेट फॉलो करेगा, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कौन कंट्री क्या कर रहा है, ध्यान देना, IMF ने बताया है। अब ये रेजिम पहला, ये आप इसको पॉइंट यहाँ कर सकते हैं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये दोनों एक है बेटा, जबरदस्ती गैप रह गई। ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड लास्ट 8। और ये 9, सॉरी 3-14 भी तो है। और इसके अंदर दिया है कि कौन सा कंट्री क्या करता है, ठीक है ना। कौन सा हार्ड पैक, कौन कितने परसेंट मेंबर्स ले रहे हैं, सॉफ्ट पैक कितने मेंबर्स ले रहे हैं, फ्लोटिंग कितने मेंबर्स ले रहे हैं, और अदर अरेंजमेंट कितने मेंबर्स ले रहे हैं, परसेंटेज 100 मेंबर है उसमें कितने परसेंट लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ये कोई काम का नहीं है, ये डेटा है, ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर आया था, ठीक है। बात ये एक बार देख लेते, ये भी एक डेटा दिया। फर्स्ट है, मैं समझाऊंगा आपको एक। फर्स्ट है एक्सचेंज अरेंजमेंट विद नो सेपरेट लीगल टेंडर। इनका खुद का कोई सेपरेट लीगल टेंडर नहीं है, ये दूसरे कंट्री की करेंसी को खुद का लीगल टेंडर मान लेते। जैसे इंडिया का रुपीज है, तो इंडिया का सेपरेट लीगल टेंडर है, बराबर है। कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो US डॉलर को ही मान लेते हैं, जैसे रोजोवो नाम का कंट्री है, वो यूरो देखता है, यूरो यानी यूरोप की जो करेंसी है उसी को मान लेता है कि भैया यही हमारी करेंसी। एक्यूडोर, एल साल्वाडोर, ये कंट्रीज US डॉलर को अपनी करेंसी मानते हैं। देखिए लिखा है, करेंसी विद करेंसी ऑफ अनदर कंट्री सर्कुलेट्स एट सोल लीगल टेंडर, अ मेंबर बिलोंग टू अ मॉनेटरी और करेंसी यूनियन इन विच सेम लीगल टेंडर इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द यूनियन। आई बात समझ। सेकंड है करेंसी बोर्ड अरेंजमेंट्स, 11 कंट्रीज ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल हांगकांग, डोमिनिका, कैनेडा, ये डॉलर ये थे। बॉस्निया एंड हर्जोगोविना, बल्गेरिया, ये यूरो देखते हैं। मतलब इसके अंदर क्या हो गया, ये पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से कमिटेड है। एग्जांपल, मॉनेटरी रेजिम बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट नेशनल कमिटमेंट टू एक्सचेंज डोमेस्टिक करेंसी फॉर स्पेसिफाइड फॉरेन करेंसी एट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मतलब ये फिक्स्ड कर दिया इन्होंने अपने एक्सचेंज रेट टू पर्टिकुलर करेंसी। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला नहीं भैया हम हमारी करेंसी के लिए इतना डॉलर ही पकड़ेंगे, या $1 के अगेंस्ट पे हम इतनी ही हमारी करेंसी देंगे, ये फिक्स्ड करते हैं। अब ये जो इस टाइप के फिक्स्ड पैक है, ये इनकी करेंसी या इन कंट्री को डेवलपमेंट में बड़ी तकलीफ जाती है, ठीक है। तीसरा है अदर कन्वेंशनल फिक्स्ड पैक। फिक्स्ड पैक ये भी फिक्स था, इसके अलावा और क्या फिक्स्ड पैक होता है वो भी देख लीजिए। इसमें ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, ये US डॉलर को, में नाइजर, सेनेगाल, कैमरून, ये यूरो को, मतलब इन्होंने क्या किया समझना, एक फिक्स रेट किया है और एक परसेंटेज फ्लक्चुएशन मार्जिन 1% तक हो सकता है, प्लस माइनस। मतलब मान लो सऊदी अरब ने, डेरिन करेंसी चलती है वहां पे, $1 इज इक्वल टू मान लो 10 डेरिन उन्होंने तय कर लिया। अब इसके अंदर प्लस माइनस 1% तक का फ्लक्चुएशन वो लोग सह लेंगे, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन को वो एक्सेप्ट नहीं। कंट्री pegs its currency, formal or de facto, at fixed rate to major currency or basket of currency
विद एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट विद इन नैरो मार्जिन ऑफ एटमोस्ट +1, यानी इन्होंने जैसे सेंट्रल रेट इन्होंने ये तय कर दिया तो 1% प्लस माइनस चल जाएगा, उससे ज्यादा ये लोग आगे पीछे नहीं। ठीक है, बहुत रिजर्व्स लगते हैं इस टाइप के मेंटेनेंस। पेग्ड एक्सचेंज रेट विद इन हॉरिजॉन्टल बैंड, अब ये बैंड के अंदर इतना प्लस माइनस चलेगा। अब देखना, जैसे टोंगा करके करेंसी है, टोंगा कंट्री ये एक दिखता है। वैल्यू ऑफ करेंसी इज मेंटेन्ड विद इन मार्जिन ऑफ फ्लक्चुएशन अराउंड फॉर्मल डिफेक्टो पैक दैट आर वाइडर देन 1% अराउंड सेंट्रल रेट। थर्ड और फोर्थ में बेसिक फर्क ये है, थर्ड वाले के अंदर 1 ± 1% से ज्यादा नहीं और फोर्थ वाले में 1 ± 1% से ज्यादा चलेगा ऐसा। इसके बाद आता है क्रॉलिंग पैक, 3 कंट्रीज ये देख रहे हैं, बोस्टवाना, निकारागुआ एंड होंडुरस। ठीक है, currency is adjusted periodically in small amount at fixed pre-announced rate in response to changes in certain quantitative indicators। quantitative indicators में जैसे जैसे चेंज होते हैं, क्वांटिटी यानी क्वांटिटी ऑफ रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज जो उन कंट्री के पास है, गोल्ड वगैरह, जैसे जैसे वो चेंज होती है, ये लोग प्री अनाउंस पहले ही अनाउंस कर देते हैं, भैया आज से ये रेट रहेगा। इट्स जस्ट लाइक अ फिक्स्ड पैक बट इट्स क्रॉलिंग, यानी कम ज्यादा होता रहेगा, पहले ही अनाउंस करते हैं। ठीक है, क्रॉल लाइक अरेंजमेंट, ईरान, अफगानिस्तान, करेंसी इज मेंटेन विद सर्टन फ्लक्चुएशन मार्जिन से ±1-2% और सेंट्रल इसको एडजस्ट किया जाता है पीरियोडिकली। क्रॉल लाइक, कम ज्यादा। इसके अलावा जिम्बाब्वे हो गया, लीब्रिया हो गया, कंबोडिया, ये अदर में जाते, 13 कंट्री सब अदर, इनका क्या है अपने को नहीं पता। ठीक है, अदर। फ्लोटिंग अपने इंडिया जैसे, इंडिया, फिलीपींस, फ्लोटिंग मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी यहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे इंडिया में आरबीआई करता है। मूवमेंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विदाउट स्पेसिफाइंग प्री अनाउंस पाथ, कैसे इंटरफेयर करेंगे ये नहीं बताता है आरबीआई, विदाउट स्पेसिफाइंग द प्री अनाउंस पाथ दे आर इंटरफेयरिंग। और फ्री फ्लोटिंग जो 31 कंट्रीज फॉलो करते हैं, यूएस, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, यूके, ये सब कंट्रीज एकदम फ्री फ्लोटिंग करते हैं। फ्री फ्लोटिंग मतलब इनको कोई लेना देना नहीं है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से इनका करेंसी के अंदर चेंजेस होंगे। एक्सचेंज रेट इज मार्केट ड्रिवन, मार्केट डिटरमाइंड विद फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन एम्ड एट मॉडरेटिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड प्रिवेंटिंग अनड्यू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट रेदर देन एस्टैब्लिशिंग अ लेवल फॉर इट। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है, फिक्स्ड रेट के रेजिम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके बाद फ्लोटिंग रेजिम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बहुत आसान है बेटा, फिक्स्ड के एडवांटेजेस, फ्लोटिंग के डिसएडवांटेजेस, फ्लोटिंग के एडवांटेज, फिक्स के डिसएडवांटेज, आप देख लो, सिंपल है क्योंकि दोनों अपोजिट है ना। फिक्स्ड के क्या एडवांटेजेस है, स्टेबिलिटी रहेंगी, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज के कारण जो फॉरेन ट्रेड में लॉस होते हैं वो सब नहीं होंगे, करेंसी फ्लक्चुएशन एंड एलिमेंट्स एक्सचेंज रेट रिस्क, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिंपल हो जाती है, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ ट्रेड बढ़ जाता है, कंट्री के सेंट्रल बैंक पे एक डिसिप्लिन रहता है एंड देयरफॉर एंश्योर्स लोअर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि ना देखो इंपोर्ट पे प्राइस पे चेंज पड़ेगा ना एक्सपोर्ट प्राइस पे चेंज पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल रहेगा और कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी एंश्योर रहती है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इनको ये मेंटेन रखने के लिए मैं बता रहा था बार बार, लार्ज रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, बिना रिजर्व्स के मेंटेन नहीं हो सकता। अब उतना रिजर्व मेंटेन रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरा, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई का यहाँ कोई रूल नहीं रहता, तो डिमांड सप्लाई के रोल से जो करेंसी में चेंज होता है उसका यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने तो फिक्स्ड पकड़ा। ठीक है, अब देखना उसके एडवांटेज, फ्लोटिंग के, सेंट्रल बैंक को अलाउ मिलता है अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, ह्यूज रिजर्व मेंटेन नहीं रखने पड़ते, परमिट्स एक्सचेंज रेट टू बी यूज्ड एज पॉलिसी टूल, एक्सचेंज रेट पॉलिसी टूल के तौर पे भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नॉमिनल एक्सचेंज रेट टू इन्फ्लुएंस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स सेक्टर, उसके अंदर ये सारी चीजें इनको बेनिफिट मिल जाता है, फ्लोटिंग के अपने हिसाब से फ्लोट कर देते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, अगेन लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, वॉलेटाइल, और रिस्क बढ़ जाता है, इस कारण गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है इंटरनेशनली, और गुड्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली आप क्या बढ़ जाएगा। आई बात समझ। तो ये था बेटा आपका कुछ जो उसके अंदर नहीं था, इसके आगे के लेक्चर्स आपको मिलेंगे और उसके अंदर सब कुछ कवर्ड है। अब बात ध्यान से सुनिए, एक यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा 5th यूनिट है,
इसके अंदर लास्ट में एक पॉइंट है जो नया ऐड हुआ है, तो ये आप खुद ही पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। ये वाला ये डेटा दिया हुआ है कि भैया कितना कितना एफडीआई किस किस कंट्री से इंडिया में आया है। ठीक है, तो ये पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। और लास्ट ये एक पेज आपके नोट्स में होगा, बेटा इसको काट देना, ये 2 पेजेस को, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर कर दिए गए। ठीक है, इसको काट दीजिए। चलिए, मतलब इनको पढ़ना है, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा ये पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद के लेक्चर्स आपको मिलेंगे और उसके बाद हमारा बचेगा चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड यूनिट। ठीक है, टिल देन